तो ये कहानी है झारखंड के पखुरिया गांव के सदबुत्ती की। उसकी शादी एक गरीब घर में हुई थी, लेकिन उसके मायके वाले काफ़ी अमीर थे। सदबुत्ती की अभी नई नई शादी हुई थी, लेकिन जो उसके सास और ससुर थे उसे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। सदबुत्ती काम बिल्कुल भी नहीं करती थी अपने घर में, जिससे उसके पति और उसकी सास से हमेशा उसकी लड़ाई हुआ करती थी। उसका पति उसे छोटी छोटी बातों में डांट देता था, क्योंकि वो घर पर रानियों की तरह रहती थी और कुछ भी काम नहीं करती थी। और उसका पति अपनी माँ से काफ़ी प्यार करता था। सदबुत्ती बीच गाँव में ऐसे खेल खेला करती थी जो वहाँ के युवाओं को काफ़ी पसंद आते थे, और वहाँ के लौंडे लपाटे उसके बारे में अजीब अजीब सी बातें किया करते थे। एक दिन वो दिन में खेल ही रही होती है कि तभी उसका पति उसे खेलते हुए देख लेता है, और साथ ही साथ ये भी देख लेता है कि गांव के लौंडे उसे देख रहे हैं, जिससे वो काफ़ी अंदर ही अंदर जलने लग जाता है और सीधे अपनी पत्नी के पास चले जाता है। उसे समझाता है कि तुम ऐसे खेल यहाँ पर घर के आंगन पे मत खेला करो, लोग तुम्हें देखते हैं। लेकिन तभी उसकी पत्नी उसी पर चिढ़ जाती है और बोलती है कि मैं कैसे भी खेल खेलूँ, उसे तुम्हें क्या मतलब, और गांव के लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो मुझे देखे भले कुछ भी करे। जिससे उसका पति काफ़ी चिढ़ जाता है। सदबुत्ती सबके साथ खाने के बजाय अकेले कमरे में जाकर खाना पसंद करती है, और वो हमेशा अपने कमरे में जाकर ही खाती है, जिससे उसका देवर काफ़ी चिढ़ जाता है। इसके देवर का नाम है अशोक, और अशोक इससे काफ़ी जलता भी है, क्योंकि जो इसकी भाभी की हरकतें हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो यही बात उसकी भाभी सुन लेती है, और सदबुत्ती बाहर आकर अशोक पे चिल्लाने लग जाती है, और अशोक से कहती है कि तुम्हें ऐसा हक किसने दिया कि तुम अपनी भाभी से ऐसा ऐसा बोलो। और साथ ही साथ अपने पति से भी बोलती है कि तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें ये भी पता नहीं है कि कोई तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा बोल रहा है, और साथ ही साथ तुम्हारी पत्नी का अपमान कर रहा है, लेकिन तुम अभी भी शांत बैठे हो, बल्कि कुछ कह नहीं रहे हो। इसलिए सदबुत्ती अब सुसाइड करना चाहती है, और अपना हाथ इस दराती से काटने वाली थी कि तभी पीछे से उसका पति उसकी जान बचाने के लिए आता है। लेकिन जैसे ही उसे धक्का देता है, सदबुत्ती का सिर सीधे एक पत्थर पर जाकर टकरा जाता है, जिससे सदबुत्ती की मौके पर ही मौत हो जाती है। और ये सब लोग अब काफ़ी डर गए होते हैं। डरी हुई हालत में अशोक इन लोगों से कहता है कि अब हमें भाभी को कहीं पर ठिकाने लगा देना चाहिए, वरना हम लोग कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर में फंस जाएंगे। अब अशोक कंफर्म कर रहा होता है कि भाभी सही में मर गई है या फिर नहीं। तो इसे पता चलता है कि जो सदबुत्ती इसकी भाभी है वो हकीकत में मर गई है, जिससे ये लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और अब सोचते हैं कि हम भाभी को पुराने कुएं में फेंक देंगे। इसलिए इसका ससुर और अशोक का भाई अपनी बीवी को फेंकने के लिए चले जाते हैं, और अब इसने श्रापित कुएं में अपनी बीवी को फेंक दिया होता है। लेकिन इन्हें ये बात पता ही नहीं कि इन्होंने ये सब करके काफ़ी बुरा कर दिया। अब हमें 2 साल बाद के वक्त का दिखाया जाता है कि अब जो सदबुत्ती की आत्मा पूरे गांव में फैलने लग गई है, और अब सदबुत्ती अपना सबसे पहला शिकार जित्तू नाम के आदमी को बनाती है। और जित्तू वही है जो कि खेलते हुए सदबुत्ती को देखा करता था, जिसके चक्कर में अक्सर पति से इसकी लड़ाई हुआ करती। तो अब जित्तू को सदबुत्ती एक आवाज़ लगाती है कि जित्तू मुझे बचाओ, जित्तू मुझे बचाओ। और अब सदबुत्ती भूत बन गई है, और सदबुत्ती हर अमावस्या की रात को किसी न किसी के घर में जाकर उनको आवाज़ें लगाती है, उनका परिजन या फिर उनका दोस्त बन गए, जिससे लोगों को पता नहीं चलता है कि ये सदबुत्ती या फिर हमारे दोस्त। तो अब जित्तू बाहर आ गया होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसे आवाज़ सदबुत्ती लगा रही थी कि उसका कोई दोस्त। तो वो बाहर आकर देखता है कि यार उसका दोस्त वहाँ पर खड़ा हो रखा है, उसे ये बात पता नहीं है कि ये सदबुत्ती है। तो वो उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। अब इसे ये बात पता नहीं है कि सदबुत्ती का भूत इसे मारने वाला है, और साथ ही साथ इसे अपने साथ बुला रहा है। तो ये सदबुत्ती के भूत के पीछे पीछे जाने लग जाता है। लेकिन ये जैसे ही थोड़ा आगे गया होता है तो अब एक कुएं के पास पहुंच जाता है, और सदबुत्ती अब इसे भी देख लेती है। अभी इसने सदबुत्ती को अपने पीछे देख लिया होता है, और जो सदबुत्ती की शक्ल होती है वो काफ़ी डरावनी होती है, जिससे वो डर कर वहीं पर गिर जाता है। और सदबुत्ती अपने सबसे पहला शिकार ढूंढ लेती है, जो कि है जित्तू। और वो जित्तू को मार कर उसका खून पीती है, और साथ ही साथ उसकी बॉडी को उस कुएं में फेंक देती है जहाँ उसके पति और उसके ससुर ने उसे फेंका होता है। अब हमें अमावस्या की रात है, और यहाँ पर एक पंडित और रामालाल को दिखाया जाता है। रामालाल एक ऐसा व्यक्ति है जो कि लोगों की शादियां करवाता है, और पंडित जी उनकी कुंडलियां मिलवाते हैं। तो अब इन दोनों का झगड़ा होने लग गया होता है, क्योंकि रामालाल पंडित जी से कह रहा होता है कि घर चलो, लेकिन पंडित जी घर जाने के लिए मना कर देते हैं, और रामालाल यहाँ से चिढ़ के जाने लग जाता है, क्योंकि रामालाल को आज किसी भी हालत में अपने घर पहुँचना है। तो अब उसे जाते जाते होने लग जाती है रात, और अब वो उस कुएं के वहाँ पर पहुँच गया होता है जहाँ पर इन्होंने सदबुत्ती को फेंका होता है, और उसका टायर अचानक से पंचर हो जाता है, जिससे वो काफ़ी डर जाता है और वहीं पर गिर जाता है और रोने लग जाता है, और बोलता है कि यार सदबुत्ती तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम पता नहीं कौन हो। लेकिन उसी वक्त हमें कुएं में से दिखाया जाता है एक डरावना सा हाथ, जो कि है सदबुत्ती का, जो बात इसे पता नहीं। और अभी सीधे सीधे जाने लग जाता है, लेकिन इसे पता नहीं कि सदबुत्ती अभी भी इसका पीछा कर रही है, और अभी ये काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी कुएं में से दिखाया जाता है हमें सदबुत्ती का हाथ। उसके बाद ये अकेले अकेले जाने लग जाता है, और इसे ये बात पता नहीं कि सदबुत्ती अभी भी इसका पीछा कर रही होती है, और कुएं से इसका घर काफ़ी नज़दीक होता है, इसलिए अपने घर पहुंच जाता है, और सदबुत्ती भी साथ ही साथ इसके पीछे पीछे आ जाती है। अभी अपने घर पहुंचा ही होता है
कि तभी इसको लगता है कि पंडित जी मुझे बाहर से आवाज़ लगा रहे होते हैं, इसलिए पंडित जी से बोल देता है कि मैं बस आ ही रहा हूँ 2 मिनट। तो जैसी इसे सीता 2 बार आवाज़ लगाती है कि तभी यार ये उठ जाता है और गेट खोलने वाला होता है। लेकिन जैसे ही ये थोड़ी देर उठता है और तभी ये गेट के पास पहुंचता ही है कि इसके मन में कुछ ख्याल आने लग जाते हैं। इसे पंडित जी की बताई हुई वो बातें याद आने लग जाती है जो कि पंडित जी ने भूतनी के बारे में कहा होता है। और अभी गेट के पास पहुंच गया होता है, लेकिन असली वक्त में इसे वो बातें समझ में आने लग जाती हैं। निसी किसी जानने वाले की आवाज में बुलाती है, और अगर आप पलट गए या उसके दरवाजा खटखटाने पे आपने दरवाजा खोल दिया तो समझो गए। उसकी एक पहचान है, निसी केवल 2 बार आवाज दे सकती, तीसरी बार नहीं। तो अब पंडित जी की बातें याद करने के बाद अब रामलाल सोचता है कि मैं गेट नहीं खोलूँगा, और जब तक तीसरी बार वो आवाज़ नहीं लगाएगा कोई बाहर से तब तक मैं गेट के पास भी नहीं जाऊँगा। और अब रामलाल अपनी पूरी की पूरी रात इस कंबल के सहारे बैठे बैठे ही काट देता है। और अब सीन शिफ्ट होता है, हमें अशोक को दिखाया जाता है जो कि पटना से आ रहा होता है अपनी नौकरी करके। लेकिन वो जैसे ही कुएं के पास पहुंचता है उसके कान में अजीब अजीब प्रकार की आवाज़ें आने लग जाती है, और अब वो कुएं के पास जाने लग जाता है ये चेक करने के लिए कि ये आवाज़ें कुएं से ही आ रही होती हैं या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। लेकिन अब वो जैसे ही कुएं के पास जा रहा होता है उसका जो ध्यान होता है वो कुएं की ओर ही होता है, और उसे पता भी नहीं चल रहा होता है कि मेरे अगल बगल में कोई है। और अब भूतनी उसे ये सब करा रही होती है। जैसे ही अशोक थोड़ा कुएं के पास जाता है तभी पीछे से उसे एक बाबा रोक लेते हैं और उसे समझाते हैं कि इस कुएं के पास मत जाओ, ये कुआं श्रापित है, तुम्हें तो इसके बारे में पता ही है। और ये हाथ जोड़ के बाबा से माफ़ी मांगने लग जाता है, और बाबा इसे समझाता है कि यहाँ सब मैं देख लूँगा और जल्दी से तुम अपने घर चले जाओ वरना तुम मर जाओगे। और अब रात को दिखाया जाता है कि ये सब लोग खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से सद्बुद्धि का भूत आ जाता है जो कि इन सब पर नज़र रखे हुए है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अशोक को दिखाया जाता है जो कि रात में सोने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसको लगता है कि उसके गोपी भैया उसे बुला रहे हैं, और जो उसके बगल में भैया सोए होते हैं वो भी अब यहाँ पर नहीं होते। तो उसे ऐसा लगता है कि गोपी भैया बाहर हैं और वो उसे बुला रहे हैं, इसलिए वो भी बाहर चले जाता है। लेकिन उसको क्या पता है कि बाहर सद्बुद्धि का भूत है जो कि उसे गोपी भैया बनकर बुला रहा है। और अब बारी आ जाती है अशोक के मरने की। तो यार गोपी भैया समझकर ये सद्बुद्धि के पीछे चले जाने लग जाता है। और जैसे ही ये थोड़ा बहुत कुएं के पास ही पहुंचा था कि तभी यार इसे अब भैया दिखने बंद हो गए थे, और जैसे ही इधर उधर देखता है तो इसे दिखती है सद्बुद्धि का भूत, और ये होते हैं गोपी भैया, लेकिन इसे लगता है यह सद्बुद्धि का भूत। तो जैसी सद्बुद्धि पीछे मुड़कर देखती है अशोक पूरी तरीके से डर जाता है और अशोक वहीं पर गिर जाता है। और अब आप लोग भी देखो यार कि सद्बुद्धि कितनी भयानक लग रही होती है गोपी भैया के रूप में। और अभी अशोक को मारने लग जाती है क्योंकि अशोक ही वो आदमी होता है जिसके चक्कर में सद्बुद्धि की मौत हुई होती है। और अब सद्बुद्धि अपना बदला लेने के लिए भूतनी बनी होती है, तो ये अशोक को बहुत बुरी तरीके से मारती है और उसे घायल कर करके उसकी आखिरकार जान ले लेती है, जिससे अशोक वहीं पर दम तोड़ देता है और उसका गला घोंटकर इसने अब इसे मार दिया होता है। तो अब यही काम वो दोबारा करती है, जिस तरह उसने जीतू को अपने साथ कुएं में लेके गई थी उसी तरह बारी अशोक की होती है। और सद्बुद्धि अशोक की बॉडी को खींचकर अपने साथ कुएं में ले जाती है और वहीं जाकर उसका खून पीती है और साथ ही साथ उसे खा लेती है। दूसरे दिन अशोक के पापा और उसके भाई लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें उसका चप्पल दिखता है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग सीधे उन बाबा के पास पहुँच गए थे जो कि भूत भगाने वाले होते हैं। वो इनसे पूछते हैं कि हम कैसे सद्बुद्धि की आत्मा को भगा सकते हैं। तो बाबा इन्हें एक एडवाइस देते हैं कि तुमने ना उसको जलाया था ना उसको दफनाया था, तुमने सीधे उसे उस श्रापित कुएं में फेंक दिया था। तो अगर तुम सद्बुद्धि का पिंड दान करोगे तो वो सब चाहते चले जाएंगे। तो अब ये लोग पिंड दान करने के लिए आ गए होते हैं, लेकिन हवा में इतने सारे कौवे होने के बावजूद भी कोई भी कौवा पिंड खाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि यार ये सब इनसे अभी भी सद्बुद्धि करा रही होती है। और सद्बुद्धि अपनी शक्तियों से जो अपनी फोटो लगाई होती है उसे भी वहाँ से फेंक देती है, जिससे ये सब लोग डर जाते हैं और सद्बुद्धि की आत्मा यहाँ पर ना आ जाए उसके चक्कर में यहाँ से तेजी से भाग जाते हैं। और अब हमें सद्बुद्धि की एक भयानक हंसी दिखाई जाती है। उसके बाद अब रात में सीन शिफ्ट हो जाता है और अब बारी आती है गोपी की। गोपी ने अपनी दूसरी शादी कर ली है, तभी उसको लगता है कि उसके बाबूजी उसे बाहर से आवाज़ लगा रहे हैं, इसलिए वो गेट खोलकर बाहर जाने लग जाता है। लेकिन उसे क्या पता इस बार उसकी बारी है और सद्बुद्धि से आवाज़ लगा रही है। सद्बुद्धि हर अमावस्या की रात एक एक आदमी को मार रही है जिसने उसके साथ बुरा किया था, और इस बार बारी गोपी की होती है। गोपी को लगता है कि ये इसके बाबूजी हैं जो कि बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन इसके बाबूजी नहीं होते हैं बल्कि सद्बुद्धि की आत्मा होती है जो कि बाबूजी का रूप लेके आई होती है। तो अब गोपी इसके पीछे पीछे शांति से जाने लग जाता है, लेकिन जैसी गोपी कुएं के पास पहुंचता है तभी सद्बुद्धि इसे मुड़ के दिखाती है कि मैं इसके बाबूजी नहीं हूँ बल्कि इसी की ही बीवी हूँ और अब इसकी बारी है मरने की। तभी सद्बुद्धि मुड़ जाती है जिससे गोपी कुछ ज़्यादा ही डर जाता है, और गोपी अपनी बीवी को समझा ही रहा होता है कि यार मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें वहाँ पर फेंका था और मैं तुम्हें चाहता हूँ अभी भी,
सदबित्ती कुछ भी नहीं समझती है और इसकी मुंडी तोड़ के इसे वहीं पर फेंक देती है और साथ ही साथ इसे भी कुएं में लेकर के चले जाती है। तो धीरे धीरे सदबित्ती अपना बदला पूरा कर रही है और आखिर में अपने बाबूजी को भी मार देती है। अभी भी वहाँ के लोगों का कहना यह है कि हर अमावस्या की रात कोई औरत हमारी गेट पर आती है और हमारे परिजनों की आवाज़ निकालकर हमें डराती है और साथ ही साथ आवाज़ केवल 2 बार आती है, लेकिन हम उस आवाज़ से अभी भी बच रहे हैं। यह है एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी।